विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। हम संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे और संधि प्रकरण के दूसरे भेद को, दीर्घ संधि को हम अध्ययन कर रहे थे। दीर्घ संधि में हमने देखा था कि अकह सवर्णे दीर्घ ए ई उ री री के बाद में समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ये बात हमने देख ली थी। इसके पश्चात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आपको लगता है कि दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का पूर्ण रूप से नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें दीर्घ संधि नहीं होती बल्कि पररूप संधि होती है, और वो शब्द दीर्घ संधि के अपवाद होते हैं। और पररूप संधि क्या होती है? देखो, पररूप संधि भी स्वर संधि का एक भेद है जिसमें विकार नहीं होता, बस मेल होता है वर्णों का। तो वो जो पररूप संधि है उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन पररूप संधि क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। पर रूप यानी बाद वाला रूप, जो पर वर्ण होता है, पर वर्ण का मतलब जो बाद वाला जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण ही तो पर वर्ण कहलाता है। एक संधि में पूर्व वर्ण होता है, एक पर वर्ण होता है। पूर्व वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण और पर वर्ण बाद वाले शब्द का पहला वर्ण। तो दोनों वर्ण जो होते हैं, दोनों सवर्ण जो समान वर्ण है, जैसे ए प्लस ए है तो ए प्लस ए दोनों मिलकर आ बनने के स्थान पर सिर्फ बाद वाला ए हो जाता है। दोनों के स्थान पर दोनों मिलकर के सिर्फ ए ही रहता है। ई प्लस ई दोनों मिलकर के सिर्फ ई ही रहता है, यानी बाद वाला ई रहता है, पहले वाला गायब हो जाता है। तो वो जो पररूप आदेश हो जाता है, बाद वाला आदेश हो जाता है, उसको कहते हैं पररूप संधि। और पररूप संधि के भी नियम है कुछ, लेकिन यहाँ पर जो अपन पररूप संधि पढ़ रहे हैं वो दीर्घ संधि के अपवाद स्वरूप पढ़ते हैं, यानी कुछ शब्दों में, कुछ विशेष शब्दों में दीर्घ संधि होने के स्थान पर पररूप संधि हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, इस बात को हम देखते हैं। जैसे एक शब्द है सक धन अंधु। सक धन अंधु में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, कै के अंदर ए दिखाई दे रहा है और बाद वाला भी ए है, अंधु में भी ए है, तो ए प्लस ए दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे और शब्द क्या बनेगा? सकांधु। लेकिन इसमें सकांधु शब्द नहीं बन करके सिर्फ सकंधु शब्द बनेगा। वो सकंधु शब्द क्यों बनेगा? आप कहेंगे क्यों बनेगा मैम, सकंधु शब्द कैसे बनेगा, ऐसा कैसे हो गया? कल तो आपने बताया था कि ए प्लस ए बराबर आ होता है, आज आप कह रहे हो कि ए प्लस ए बराबर ए ही रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे मान लें? तो ये आपको मानना पड़ेगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, हमने पढ़ा था। हमें अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र किसने दिया बच्चों? हमें अकह सवर्णे सूत्र दिया हमारे पाणिनि जी ने। पाणिनि जी ने कहा अकह सवर्णे दीर्घ है, अक में सवर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है, ये हमारे पाणिनि जी ने कहा। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि पाणिनि जी ने हमें सूत्र दिए, लेकिन पाणिनि जी के सूत्रों में
परिवर्तन और संशोधन करने के लिए आए कौन? कात्यायन जी यानी वररुचि जी, और उन्होंने हमें दिए वार्तिक, और उन वार्तिकों के आधार पर पाणिनि जी के सूत्रों पर कुछ बदलाव होता है। तो मुनि नाम यथोत्र प्रमाण्यम यानी मुनियों में बाद वाले का प्रमाण्य माना जाता है। तो पाणिनि जी की जिस बात को कात्यायन जी ने काट दिया उसको हमें मानना ही पड़ेगा। तो अकह सवर्ण दीर्घ के विरुद्ध हमें कात्यायन जी ने एक वार्तिक दिया, वो वार्तिक है सकंद्वादिषु पर रूप वाच्यम। सकंद्वादिषुम पर रूप वाच्यम, ये किसने कहा? कात्यायन जी ने कहा। आपको रटना नहीं है, आपको न तो अकह सवर्ण दीर्घ रटना है, न ही आपको सकंदु आदिशु पर रूप वाच्यम रटना है। ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर ए ही क्यों हुआ, आ क्यों नहीं हुआ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि किसने कहा? कात्यायन जी ने कहा। ये वार्तिक हमें दिया। ये वार्तिक हमें क्या कहता है? सकंदु आदि गण में, यानी कुछ गण बना दिए, यानी एक गण, उस गण में एक शब्द हमें बता दिया कि सकंदु। तो सकंदु के गण में पढ़े जाने वाले बहुत सारे शब्द हैं, सकंदु के साथ बहुत सारे शब्द हैं। उन शब्दों में क्या होता है? पररूप वाच्यम, पररूप संधि मानी जाती है, बाद वाला आदेश हो जाता है, यानी दीर्घ संधि नहीं होकर वहाँ पर अकह सवर्ण दीर्घ नहीं मानकर ये मानेंगे सकंदु आदिशु पर रूप वाच्यम, यानी सकंदु आदि में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों में क्या होता है? पररूप आदेश होता है। और इसको ज़्यादा खोल के बताना है, आपके लेवल का नहीं है फिर भी बता रही हूँ कि एक होती है टी संज्ञा। संज्ञा तब पढ़ेंगे जब संज्ञा प्रकरण आपके मतलब जो तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा होगी उसमें अगर आप संस्कृत विषय से अपनी परीक्षा देते हो तो उसमें संज्ञा प्रकरण पूरा है। लेकिन संज्ञा प्रकरण आपके रीट पात्रता परीक्षा में नहीं है, लेकिन फिर भी बताऊं, एक टी संज्ञा होती है। संज्ञा प्रकरण में कुछ शब्दों की कुछ संज्ञा होती है, जैसे हमने देखा था इत संज्ञा, इसके अलावा लोप, मतलब बहुत सारी संज्ञाएं होती है। इत संज्ञा, जिनकी इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है, ऐसा हमने माहेश्वर सूत्रों में देखा था। वैसे ही एक होती है संज्ञा, कौन सी? टी संज्ञा वर्ण। तो सकंदु आदि गण में जो पठित शब्द हैं उनमें अंतिम जो अच होता है, अंतिम अच की इत संज्ञा होती है, और वो जो इत संज्ञा जिसकी हो जाती है उसका लोप हो जाता है। तो देखो जैसे सक है, सक में अंतिम अच कौन सा है? क के अंदर ए है, और ए की जब टी संज्ञा हो जाएगी और टी संज्ञा होकर लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? ये ऐसा सक बचेगा। और आके अंदु है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? सकंदु। सकांदु न होकर सिर्फ सकंधु होगा, क्योंकि ये टी संज्ञक वर्ण है। सक, कर्क, मनस, हलस, लांगल, पतत, मृत, कुल, ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं? टी संज्ञक शब्द हैं। और टी संज्ञक शब्दों में अंतिम अच की और अच के बाद में कोई भी हल है उसकी, दोनों की इत संज्ञा टी संज्ञा हो जाती है और उनका लोप हो जाता है। जैसे ये है पतत, तो इस शब्द में अंतिम अच कौन सा है? यहाँ पै में ए है लेकिन वो अंतिम नहीं है। ये तय में ए है, वो अंतिम अच है, यानी अंतिम स्वर है, और उसके बाद व्यंजन है। तो यहाँ पर ए और तय, इस वर्ण समूह की टी संज्ञा हो जाएगी और उसका लोप हो जाता है। तो फिर उधर शब्द क्या बचता है? पत और फिर अंजलि। तो इस तरह से पतंजलि शब्द बनता है। तो आप टी संज्ञा को छोड़ दीजिए, टी संज्ञा आपको नहीं याद करनी है, आप बस इतना जान लीजिए। आप इसको खोल के थोड़ा सा बताया ताकि समझ में आ सके कि यहाँ पर क्यों दीर्घ संधि नहीं होती, क्योंकि ये वर्ण टी संज्ञक है, और जो जिनकी टी संज्ञा हो जाती है, जिस वर्ण की या जिस वर्ण समूह की टी संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है, और लोप हो जाने के कारण फिर बाद वाला जो स्वर है वो उसमें मिल जाता है। आप ये देखिए कि ये सारे शब्द दीर्घ संधि के अपवाद हैं, और इनमें दीर्घ संधि नहीं होकर पररूप संधि होती है। यानी आप इतना याद रख लीजिए कि पहले वाले स्वर का लोप हो जाता है और बाद वाला स्वर ही रहता है, इसलिए दीर्घ संधि नहीं होकर पररूप संधि यहाँ मानी जाती है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि सकंदु शब्द में कौन सी संधि है, आपसे सूत्र वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, इतना ही पूछा जाएगा कि सकंदु शब्द में कौन सी संधि है। शब्द दे दिया सकंदु,
अत्र संधि भवती, यहाँ पर संधि होगी या फिर इसका संधि विच्छेद होगा। तो आपको संधि विच्छेद तो क्या करेंगे, सक धन अंधु, और संधि कौन सी करेंगे, दीर्घ संधि नहीं करके पररूप संधि करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपको दीर्घ और पररूप दोनों ही देगा वो। तो देखिए इनका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। सक धन अंधु, इसमें आप देख रहे हैं क के अंदर ए है और बाद में भी ए है, ए और ए मिलकर के आ करना था हमें, लेकिन आ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कात्यायन जी ने कहा सकंदु आदिशु पररूप वाच्यम, इसलिए हमने ए और ए मिलकर के आ नहीं किया, बल्कि इस ए की टी संज्ञा हो गई। हमारे पास इतना ही बचा, सक धन अंधु। तो ये ए वर्ण हम कै में मिला देते हैं और शब्द हमारा बन गया सकंधु। तो आप ये देख लीजिए कि सक धन अंधु बराबर सकंधु होगा, सकांधु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सकंधु आदिशु पररूप वाच्यम। बस सकंधु आदिशु पररूप वाच्यम आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ सकंधु याद करना है, और सकंधु का संधि विच्छेद सक धन अंधु। आपको समझ में आ गया होगा ये वार्तिक, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी तरह सकंधु आदि गण में पठित दूसरे शब्द कौन से हैं, तो ये शब्द आपको याद करने होंगे, अलग से इनको देखना होगा कि सकंधु आदि गण में पठित शब्द हैं ये। इसी तरह करकंदु, अब कर्क शब्द है वो किस प्रकार लिखा हुआ है, क र और क, और आगे अंधु है। अब देखिए क में से ए निकला और इधर ये ए है, ए और ए मिलकर के आ हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये शब्द भी सकंधु आदि गण में पठित है, इसलिए इनमें कौन सी संधि होगी, पररूप संधि होगी। ए प्लस ए मिलकर के ए ही होगा, आ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सकंधु आदिशु पररूप वाच्यम, सकंधु आदि गण में पठित शब्दों में पररूप संधि होती है, दीर्घ संधि नहीं होती। तो यहाँ पर भी शब्द क्या बन जाएगा, करकांधु न बन करके क्या बन जाएगा, यहाँ पर करकंधु शब्द बन जाएगा। इसी तरह शब्द है मनस धन ईशा। अब देखो इसमें आपको व्यंजन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखो अभी हमने टी संज्ञा की बात करी थी, तो ये टी संज्ञक वर्ण है। इस शब्द में टी संज्ञा होगी, और टी संज्ञा किसकी होगी, अंतिम अच की। तो यहाँ पर अच कौन सा है, मैं के अंदर भी अच है यानी स्वर है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। इस शब्द का अंतिम अच कौन सा होगा, न के अंदर जो ए है वो होगा। स में तो अच है ही नहीं, ये तो हलंत है, और हलंत है वो अर्धमात्रिक होता है, इसमें स्वर होता ही नहीं। तो न में जो ए है उसकी, और इसके बाद में जो हल है यानी व्यंजन है उसकी, यहाँ पर अस की टी संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर अस की, मनस में टी संज्ञा किसकी होगी, अस की, और इधर बचा हुआ क्या है, मन। यहाँ पे क्या बच जाएगा, मन और ईशा, मन धन ईशा बराबर मनीषा। समझ में आ गया मनीषा कैसे बना, मन में ए है और उसके बाद में स है, इस पूरे वर्ण समूह की टी संज्ञा हो गई। टी संज्ञा होने से इसका लोप हो जाएगा। हमारे पास बचा हुआ शब्द क्या है, मन, और मन में ईशा बना, ईशा लगा तो मनीषा शब्द बन गया। तो आपसे पूछा जाए मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा, मनस धन ईशा, और इसमें दीर्घ संधि नहीं हो करके या गुण संधि, ए प्लस ई बराबर ए होता है ना, तो ये गुण संधि का अपवाद है। यहाँ पर गुण संधि नहीं होकर या दूसरी कोई भी संधि नहीं होकर ये गुण संधि का अपवाद है, लेकिन यहाँ पर ये अपने सकंधु आदि गण में पठित शब्द है, इसलिए हम एक ही साथ पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से शब्दों में पररूप संधि हो जाएगी सकंधु आदि गण में पठित शब्दों की। तो मनस धन ईशा बराबर क्या बनेगा, मनीषा, और संधि विच्छेद जब करना हो तो मन धन ईशा नहीं, मनस धन ईशा होगा। देखो ईशा का अर्थ होता है इच्छा, यानी मन की इच्छा। मनीषा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, मन की इच्छा। ये दो तीन जो नीचे वाले शब्द हैं वो गुण संधि के अपवाद हैं, लेकिन सकंधु आदि गण में पढ़े गए हैं, इसलिए हम इनको एक साथ ही पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि के अपवाद स्वरूप पढ़ रहे हैं। इसी तरह देखो हलस धन ईशा,
हल्यस धन ईशा का क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा। इसमें भी अस की टी संज्ञा हो जाएगी, शब्द क्या बचेगा, हल, और हल धन ईशा, शब्द क्या बन जाएगा, हलीशा। यहाँ भी पर रूप संधि हो जाएगी, कौन सी संधि, पर रूप, यानी पूर्व और पर दोनों के स्थान पर बाद वाला ई हो रहा है, यहाँ पे ई मिलाया जा रहा है, इसलिए ईशा, हलीशा। देखो एक ईशा थी, उसका अर्थ था इच्छा, और इसका अर्थ होता है स्वामित्व, तो इस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, हल का स्वामी, हल का स्वामित्व। इसी तरह शब्द है लांगल धन ईशा, इसमें भी आपको क्या करना है, ये जो ए है और ये ई दोनों मिलकर गुण संधि नहीं होगी बल्कि पर रूप आदेश हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, लांगलीशा। ये ए है, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, लय के अंदर जो ए है उसकी टी संज्ञा हो जाएगी, और इधर बचा ईशा, तो लांगलीशा ये शब्द बन जाएगा। लांगल शब्द का अर्थ भी होता है हल। इसी तरह अगला शब्द जो है पतत धन अंजलि, कभी पतंजलि का संधि विच्छेद करना हो तो इस तरह से होगा, पतत धन अंजलि। इसमें देखो ये बाद वाला तय गायब हो जाएगा, जैसे तय, यहाँ पर जो टी संज्ञा होगी वो किन वर्णों की होगी, पै में ए है वो तो पहला अच है, लेकिन अंतिम अच कौन सा है, जो तय में ए होगा वही तो अंतिम स्वर होगा, और उसके बाद में तय है। हमारे जो अचो अंत्यादि टी एक सूत्र आता है, सूत्रों का काम तो आपके नहीं है लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जब संदर्भ आता है तो बताना ही होता है, भले ही वो चीज़ आपके पाठ्यक्रम में नहीं हो। जैसे एक सूत्र आता है अचो अंत्यादि टी, मतलब टी संज्ञा किसकी होती है कि किसी भी वर्ण समूह में, किसी भी शब्द में जो अंतिम अच होता है उस अच की, और उसके बाद में जो भी हल होता है, यानी जिसमें मात्रा नहीं होती ऐसा हल होता है, उस पूरे वर्ण समूह की टी संज्ञा हो जाती है और फिर उसका लोप हो जाता है। तो पतत में टी संज्ञा किसकी होगी, अंतिम अच कौन सा है, अंतिम स्वर कौन सा है। इस शब्द में आप देखिए, समझिए इस चीज़ को कि टी संज्ञा कैसे होती है। पतत में अंतिम स्वर कौन सा हो सकता है, इधर से देखते हैं, इसमें तो स्वर है ही नहीं, तय के अंदर जो स्वर होगा वही तो अंतिम होगा। इसमें दो ही तो स्वर हैं, एक ए पै में है और एक तय में है, लेकिन पै में है वो तो पहला अच है, अंतिम अच कौन सा होगा, तय के अंदर जो है वही, और इसके बाद में क्या है, तय। तो अत की जब टी संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, पत, और फिर आगे हमारे पास क्या है, अंजलि, तो पत धन अंजलि, शब्द क्या बन जाएगा, पतंजलि। तो कभी भी पतंजलि का संधि विच्छेद करना हो तो पतत धन अंजलि, और संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि नहीं होगी बल्कि कौन सी संधि होगी, पर रूप संधि होगी। तो पतत धन अंजलि बराबर क्या बना, पतंजलि। इसी तरह है सकंदु आदि गण में पठित एक शब्द है मृत धन अंडा है, इसमें क्या होगा, देखो री का वृद्धि संज्ञक होकर आर बन जाता है, तो शब्द क्या बन जाएगा, ए प्लस ए बराबर आ नहीं होगा बल्कि पर रूप संधि होकर एक ही ए हो जाएगा। इस बाद वाले दोनों ए के स्थान पर ये बाद वाला ए हो जाएगा, ए तो अपने पास एक ही बचेगा, और मरी के री का आर हो जाएगा, तो शब्द बनेगा मारतंड है। तो कभी भी मारतंड है का आपको संधि विच्छेद करना हो तो क्या करेंगे, मृत धन अंड है, और संधि कौन सी होगी, पर रूप संधि। इसी तरह कुल धन अटा, तो शब्द कुलाटा नहीं बनेगा, यानी दीर्घ संधि नहीं होगी बल्कि पर रूप संधि होगी, पर रूप एकादेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा कुलटा। तो ये शब्द देख लीजिए, ये सारे शब्द सकंदु आदि गण में पठित हैं और इन शब्दों में पर रूप संधि होती है और इनके संधि विच्छेद इस प्रकार से होते हैं। शब्द कौन कौन से हैं, सकंदु है, करकंदु है, मनीषा है, हलीशा है, लांगलीशा है, पतंजलि है, मारतंड है और कुलटा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा दीर्घ संधि का कुछ अपवाद स्वरूप कुछ शब्द और आते हैं, उनको देखिए।